क्या आपने कभी किसी पैकेट बंद भोज्य पदार्थ के पैकेट पर दिए गए पोषण संबंधी लेबल को ध्यान से देखा है? यदि आप उसे ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको अलग अलग पोषक तत्वों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इत्यादि की मात्रा के बारे में जानकारी मिलेगी। लेकिन इन पोषक तत्वों का वास्तव में क्या मतलब होता है? इस वीडियो और अगले कुछ वीडियो में हम इन्हीं के बारे में समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में समझते हैं। पहला प्रश्न यह है कि कार्बोहाइड्रेट वास्तव में क्या होते हैं। तो जैसा कि कार्बोहाइड्रेट नाम से ही स्पष्ट है कि इनमें कार्बो यानी कार्बन होता है और इसके साथ हाइड्रेट यानी जल का अणु होता है। जैसे यह ग्लूकोज का एक अणु है जो कि एक बहुत ही सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। इसमें कार्बन के 6 परमाणु होते हैं जिन्हें यहाँ ग्रे कलर से दर्शाया गया है। अब अधिकांश कार्बोहाइड्रेट्स में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात सामान्यतः वही होता है जो हमें जल के अणु में देखने को मिलता है। यानी प्रत्येक ऑक्सीजन के साथ सामान्यतः 2 हाइड्रोजन होते हैं। और यहाँ भी हम देख सकते हैं कि इस ग्लूकोज अणु में 6 ऑक्सीजन है जिन्हें लाल रंग से दर्शाया गया है और 12 हाइड्रोजन है जिन्हें श्वेत रंग से दर्शाया गया है। अब एक और शब्द जो प्रायः कार्बोहाइड्रेट्स के लिए उपयोग किया जाता है वह है सैकेराइड। सैकेराइड ग्रीक भाषा से आया है जिसका अर्थ होता है मीठा। और यह बात सही भी है क्योंकि यदि आप ग्लूकोज का स्वाद चखेंगे तो वह आपको मीठा लगेगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ बार बार ग्लूकोज का उल्लेख क्यों कर रहे हैं? तो इसका कारण यह है कि ग्लूकोज एक विशेष कार्बोहाइड्रेट है क्योंकि यह न केवल एक स्वतंत्र अणु के रूप में सरल शर्करा होता है बल्कि इसे बिल्डिंग ब्लॉक यानी एक निर्माण इकाई के रूप में उपयोग करके इससे बड़े और जटिल शर्करा अणुओं का भी निर्माण किया जा सकता है। जैसे इस संरचना को देखिए, यह एक ग्लाइकोजन अणु का एक भाग है और यदि आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें ग्लूकोज अणुओं का ही बार बार दोहराव हो रहा है। यानी यह कई ग्लूकोज अणुओं के आपस में जुड़ने से बनी संरचना है। अब चूंकि इस ग्लाइकोजन में ग्लूकोज के कई अणु हैं इसलिए इसे हम पॉलीसेक्राइड कहेंगे। ग्लूकोज को क्या कहेंगे? तो चूंकि ग्लूकोज एकल अणु वाला सरल शर्करा या सेकेराइड है इसलिए ग्लूकोज को हम मोनोसेक्राइड कहेंगे। मोनो का मतलब केवल एक अणु। इस प्रकार यहाँ ग्लूकोज ग्लाइकोजन के निर्माण की इकाई या बिल्डिंग ब्लॉक है। लेकिन इनके लिए हम 2 सामान्य शब्दों का भी उपयोग कर सकते हैं। ये है मोनोमर और पॉलीमर। जब हम छोटे अणुओं की एक श्रृंखला से किसी बड़े अणु का निर्माण करते हैं तो छोटे अणुओं को यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स को, जो कि यहाँ ग्लूकोज है, इनको मोनोमर या एकलक कहा जा सकता है। और इनसे बनने वाले बड़े अणु को, जैसे यहाँ ग्लाइकोजन को, पॉलीमर या बहुलक कहा जा सकता है। और आगे हम देखेंगे कि एकलक और बहुलक का यह संबंध केवल कार्बोहाइड्रेट या सेकेराइड्स तक ही सीमित नहीं है बल्कि कई अन्य अणुओं जैसे अमीनो अम्लों और प्रोटीन के बीच भी हमें यही संबंध देखने को मिलता है। अब चलिए समझते हैं कि किसी जैविक प्रणाली के भीतर कार्बोहाइड्रेट क्या भूमिका निभाते हैं। तो किसी जैविक प्रणाली के भीतर जैसे हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट या सेकेराइड मुख्य रूप से ऊर्जा के स्रोत होते हैं। यानी ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे ग्लूकोज को हमारी कोशिकाओं के भीतर बहुत जल्दी ऊर्जा में बदला जा सकता है। इसी तरह हमारे शरीर में भोजन के द्वारा जो ग्लूकोज पहुंचता है उसके एक बड़े भाग को हमारा शरीर ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके यकृत और मांसपेशियों में संचित कर लेता है। यानी ग्लाइकोजन ऊर्जा के संचित भंडार के रूप में काम करता है और आवश्यकता पड़ने पर इसे पुनः ग्लूकोज में तोड़ा जा सकता है और फिर इसे कोशिकाओं के द्वारा ऊर्जा में बदल दिया जाता है। यदि हम पौधों की बात करें तो इनमें से कुछ पॉलीसैकेराइड संरचनात्मक भूमिका भी निभाते हैं। जैसे सेल्यूलोज जो कि एक पॉलीसैकेराइड है, यह पौधों में कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि अब आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आधारभूत बातें समझ में आ गई होंगी। लेकिन ध्यान रखें कि इस वीडियो में हमने केवल एक प्रकार के मोनोसैकेराइड यानी ग्लूकोज और एक प्रकार के पॉलीसैकेराइड यानी ग्लाइकोजन के बारे में बात की है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत कई अन्य प्रकार के मोनोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड भी होते हैं और इनमें से पॉलीसैकेराइड
अणुओं के एक व्यापक समूह के अंतर्गत आते हैं जिन्हें मैक्रोमोलिक्यूल्स या वृहत अणु कहा जाता है, जो प्रायः काफ़ी बड़े अणु होते हैं। ध्यान रखें कि जब हम बड़े अणु कहते हैं तब इसका मतलब यह है कि हम परमाणविक स्तर पर बात कर रहे हैं, और वास्तव में हमें इन बड़े अणुओं को देखने के लिए भी बहुत अधिक शक्तिशाली माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है।